हेलो बच्चों, आप सबों का चाणक्य परिवार में स्वागत है। हम लोग कल यानी पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिक्स के महत्व को भी मैंने बताया था और मैंने पिछले क्लास में 8 बहुमूल्य प्रश्नों को और जो सिलेबस में है उन प्रश्नों का जो है डिस्कशन किया। मेरा विश्वास है, मैं आशा करता हूं कि आपको सारे प्रश्न समझ में आया होगा और मैं आपसे ये भी आशा करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि अगर कोई प्रश्न आप नहीं समझेंगे तो कृपया करके अवश्य कमेंट के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप प्रश्न पूछेंगे और मैं उसका समाधान वीडियो के मार्फत से या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको दूंगा। हम लोगों ने कल 8 प्रश्नों को सॉल्व किया। आज हम लोग 9वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 9वां प्रश्न है आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या है। ये जो सभी बिंदु हैं प्रकाश चैप्टर के, ये महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द हैं और इसका ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगा। तो आप सबसे पहले समझें आपतित किरण क्या है। जी में इंसिडेंट किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है या टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। मतलब जो कोई भी दर्पण हो उस दर्पण के सतह पर अगर जैसे कि ये दूसरे पॉइंट पर चलें। आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दर्पण के सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो दर्पण का क्या हो गया कि वह सतह है। हम लोग अभिलंब की बात करते हैं। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं, पे लंब होते हैं। उसके बाद आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, यानी आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसी को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसे आई से सूचित किया जाता है। के बाद परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण। इसे आप
क्या है, इन सबों को हम लोगों ने समझा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रायः परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो ये प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। आंसर में है कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही समतल में होता है। बड़ा आसानी से आप याद कर सकते हैं कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। इसी को कहते हैं परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा 10वां बड़ा ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे पिछले कई वर्षों से ये प्रश्न जो है लगातार पूछता रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। नंबर दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब पर। तो प्रतिबिंब जो है, जिसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित या अवसरित होती है उसे उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश, मतलब कहीं से प्रकाश आ रही है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद, या तो प्रकाश का परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, इसके बाद बिंदु पर अभिसारित या अपसरित जो एक पॉइंट बनेगा, जो एक बिंब बनेगा, उसी को कहते हैं क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है तो उसे उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाना भी दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है IB। तो ये जो बन रहा है ये रियल इमेज है। रियल इमेज जो है, वैसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि रियल इमेज जो है हमेशा उल्टा बनता है और ये वस्तु के कभी बराबर भी, वस्तु के कभी छोटा भी, वस्तु से के साइज का भी, तो ये बनता है। लेकिन रियल इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम लोग बात करते हैं काल्पनिक यानी कि वर्चुअल इमेज क्या है। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद अपसरित होती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आपने देखा वास्तविक प्रतिबिंब में अभिसरित होती है और काल्पनिक में क्या होता है, अपसरित होती है। ये देखिए कि ये अपसरित है और जब आप आगे देखेंगे तो उसमें क्या था, अभिसरित। तो यही दर्शाना है, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है कि ये देखिए कि ये वस्तु यहाँ है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो काल्पनिक बन रहा है और जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। भले ही बड़ा है लेकिन ये देखिए गौर करने की बात है कि ये सीधा बन रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ये हम लोग को एक डिफरेंस भी समझ में आएगा। चलिए देखिए, सौभाग्य से अगला प्रश्न भी वही है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो अगर दोनों का डेफिनेशन अगर दे देते हैं तो वो पहला हो जाएगा। तो हम लोग को अगर पहला प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो इसका जो है अंतर में भी पहला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर उसको ढंग से अध्ययन करेंगे तो सारा अंतर याद हो जाएगा। क्या कह रहा है, पहला वाला में कहा वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है।
दूसरा अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, मैंने बताया ही, और जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो हम लोगों ने ये देखा भी कि ये दर्पण के पीछे यहाँ बन रहा है और जबकि ये दर्पण के सामने बन रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको महसूस किया। अगले प्रश्न संख्या 13 प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखना है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। यह पहला, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दूसरा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। नंबर तीसरा, प्रतिबिंब सीधा होता है। नंबर चौथा, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। पांचवा, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना कि वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। मतलब जितना सामने से पीछे, जैसे अगर हम 1 मीटर पीछे से दर्पण के पास हैं तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, 1 मीटर पीछे दिखेगा। और यह पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। लेटरल जो परिवर्तन होता है बगल वाला, उसको भी ये दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब की विशेषता को भी जाना। मैं आप लोगों को इसी क्रम में बताते चलूं कि आप लोग करें क्या। सभी विद्यार्थियों से है कि आप जहां भी पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में कहीं भी, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप इन सभी क्वेश्चनों का जो है फेयर बना लें। इसका जो है आप अपने कॉपी में जो है उतार लें और फेयर बना लें। और तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक होमवर्क के रूप में इसे लें। और होमवर्क के रूप में जैसे मैंने पिछले क्लास में प्रश्नों को दिखाया था, 8 प्रश्नों को, फिर अब जो मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह से प्रत्येक दिन का एक जो है आपको लिमिट के रूप में एक जो है होमवर्क भी कवर कर सकते हैं। जैसे 8 प्रश्न को आपने फेयर में उतार लें पहला क्लास का, आप फिर उसको एक बार पढ़ लें, मेरे वीडियो को सुन लें तो आपको याद हो जाएगा। नंबर फिर दूसरा, आप जो आज जो क्लास हो रही है उसका भी वीडियो को आप जो है भली भांति पढ़ें, समझें और उसको फेयर में उतार लें। इससे क्या हो जाएगा, आपको एक हेल्दी, एक बड़ा ही अच्छा जो है फेयर मिल जाएगा और जिसको आप जो है बड़ा अच्छा से यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ मैट्रिकुलेशन में ही नहीं, बाद में भी काम आएगा या अन्य बच्चों को भी मदद मिल सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो मैंने कहा कि फेयर को आप अवश्य हमेशा करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब की विपरिवर्तन एवं पार्श्वी परिवर्तन क्या है। देखिए, परिवर्तन का एक है कि जैसे इन्वर्सन में क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज का मतलब होता है कि ये इस प्रकार, जो क्षैतिज का मतलब होता है एक प्रकार का, साधारण भाषा में कहें तो परिरेखा। तो क्षैतिजतः जो ये जो रेखा है, ये इस तरह से ये आप देखें कि P बना और जस्ट इसका पार्श्व परिवर्तन क्या दिखेगा, 180 डिग्री पर जब घूमेगा। यानी आप क्या करें, एक जो है P वाला रचना बनाएं और इसको दर्पण के बीच में, इसको दर्पण को बीच में रखें, है ना। दर्पण को आप एकदम बीच में जब रखते हैं तो आप पाएंगे कि ये जैसे दर्पण है, ये दर्पण, अब इसको जैसे ही P इस तरह से देखेंगे तो आप देखिए कि 180 डिग्री के घूमेगा और ये आपको वहाँ पर B जैसी रचना दिखेगा या B का P जैसी रचना आपको दिखेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, विपरिवर्तन। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु को क्षैतिज मतलब पड़ी हुई कि परिता 180 डिग्री के पर घूम जाता है, तो जिसके फलस्वरूप वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिंब के निचले भाग में जो है प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसी को कहते हैं विपरिवर्तन। अगर हम पार्श्वी परिवर्तन को कहते हैं तो यही चीज़ लेटरल हो जाएगा, यानी कि उदग्र होगा, सॉरी वर्टिकल कह सकते हैं इसको। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक दर्पण है और दर्पण में ये P है और इसका परिवर्तन के रूप में ये दिख रहा है। तो यानी ये है दर्पण, तो इसका ये जैसे P है तो ये Q के रूप में दिखाई देगा आपको, इधर से उसका मुंह दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं क्या, पार्श्वी परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दर्पण। अब जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, जो समझने में भी अच्छा लगेगा कि दर्पण किसे कहते हैं।
इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। दर्पण यानी मिरर वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तित करता हो। जैसे कि हम लोग पहले 8वां प्रश्न पढ़े थे कि जो क्या बोलते हैं उसमें नियमित और अनियमित, तो जो चिकनी सतह होगी, चमकीली सतह होगी, उसमें नियमित परावर्तन होगा। जब नियमित परावर्तन होगा तो क्या कहलाएगा, वो दर्पण कहलाएगा। जैसे पानी से भी अगर पानी की धार चलती है तो उससे भी परावर्तन होता है, लेकिन वो अनियमित परिवर्तन में आता है। लेकिन वहीं अगर दर्पण पे बात करते हैं तो वह चिकनी और चमकीली सतह होती है जिससे नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और दर्पण का एक भाग जो है क्या होता है, रजतित होता है। रजतित को अंग्रेजी में पेंट कह सकते हैं, रंग, यानी कि साधारण भाषा में उसको रंगा हुआ कहते हैं। तो रंगा हुआ होता है। दर्पण के निम्नलिखित 3 प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण के 2, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम लोग सबको समझेंगे। सबसे पहले समतल दर्पण पे आते हैं। प्लेन मिरर, जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार का, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। अब देख रहे हैं कि ये इसका ये जो परावर्तक सतह है ये क्या है, ये धंसा हुआ है ना, कर्व जैसा है। ये बाहर में जो महीन महीन लाइनें दिख रही है ये रंगा हुआ को दर्शा रहा है, यानी इधर से रजतित है या इसको पेंट कह सकते हैं। तो परावर्तक सतह ये सामने वाला हो गया, तो ये क्या है, धंसा हुआ हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और इसी का उल्टा अगर देखेंगे, वैसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसी का उल्टा अगर देखेंगे तो वो है क्या, तो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ, उसमें क्या था, धंसा हुआ। यानी अवतल दर्पण में इधर से पेंट था, जबकि उत्तल दर्पण में क्या है, अंदर से पेंट है, बाहर से नहीं। तो इस दर्पण को ऐसे भी परिभाषित किया जाता है कि वह खोखला दर्पण जिसका बाहरी भाग रजतित हो वो अवतल दर्पण, और जिसका आंतरिक भाग रजतित हो, जैसे कि इसमें अंदर से भाग रजतित है, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे। इसी को, जैसे कि इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं तो इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब आ जाते हैं परवलयिक दर्पण। वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होते हैं उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। देख रहे हैं कि इसका जो स्थिति कि ये पूर्णतः नहीं है बल्कि ये एकदम कर्व जैसा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, परवलयिक। वहीं पर देखते हैं उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, है ना। इसमें क्या था कि ये कर्व जो है थोड़ा कम था, लेकिन इसमें पूरी तरह से है, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण। तो हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा कि इन प्रश्न में क्या था कि दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार दर्पण का परिभाषा हम लोगों ने देखा। दर्पण के 3 प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर भी 5 परिभाषाओं को जाना और देखा। निश्चित रूप से आप लोग को बहुत लाभ मिलने वाला है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण से संबंधित पदों को लिखें, यानी गोलीय दर्पण में जो जो पद हैं उसके बारे में लिखें। जैसे कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ लिखा हुआ गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। ध्रुव क्या हुआ, तो गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष की बात करें तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। जब बात करते हैं द्वारक का तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसी को द्वारक कहते हैं। और अगर बात करते हैं वक्रता त्रिज्या का तो वक्रता त्रिज्या हो गया दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब मैं इसको जो है यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ उसके मार्फत से समझाना चाहूँगा कि ये एक गोलीय दर्पण है, ये निश्चित रूप से बाहर से रंगा हुआ है और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है, अवतल दर्पण है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण में कि ये जो देख रहे हैं आप भाग, इसमें ये एक गोला का भाग है, इसमें ये देख रहे हैं कि एक बिंदु है
और यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। अब बड़ा आराम से अगर इस चित्र को समझ जाएंगे तो सभी परिभाषा याद हो जाएगा। क्या कहेंगे, खोखले गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। खोखले गोले जिस गोले का भाग होता है उसी को केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, जिसको सी द्वारा सूचित करते थे। याद हो गया होगा। अगर वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो खोखले गोले जिस दर्पण का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी गोला का जो त्रिज्या होता है वही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसी में क्या, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया पोल यानी कि ध्रुव। तो ध्रुव क्या हो गया, देख रहे हैं ये गोला के मध्य भाग, यानी ये पूरा जो गोला है इसका जो कर्व हुआ है इसका मध्य भाग यानी ये जो है इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव, जिसको पी द्वारा सूचित किया जाता है, अंग्रेजी में इसको पोल कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष का, तो जो दर्पण जो त्रिज्या से होकर जो एक सरल रेखा जाती है जो ध्रुव से होकर के गुजरती है, बीचों बीच जो रेखा जाती है उसी को क्या कहते हैं, मेन एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये एम डैश एक अवतल दर्पण है। अब बात करते हैं रेडियस का, मुख्य फोकस क्या हो गया, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर खींची गई रेखा जो दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, तो जैसे ये हो गया। बात करते हैं इसमें मैं आप लोगों को फिर से एक बार दर्शाऊं कि ये जो मैं ब्लैक वाला पॉइंट दे रहा हूँ ये हो गया वक्रता केंद्र। अब मैं जो इसमें येलो वाला जो भाग दे रहा हूँ ये हो गया वक्रता त्रिज्या। अब मैं ये जो इसमें पिंक वाला दे रहा हूँ ये हो गया मुख्य अक्ष। अब ये ब्लू वाला जो लाइन है ये दर्शाता है कि आपतित ये दर्पण से टकराने के बाद ये जिस बिंदु से होकर गुजरा तो इस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस, और वक्र ध्रुव से जो है मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या हुआ, तो दर्पण के बीचों बीच ये जो मुख्य दर्पण के बीचों बीच वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहेंगे, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हुए परावर्तित होती है तो उसी बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस, और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग को कुल 16 प्रश्न को आज मैंने समझाया। अब अगले दिन मैं बता दूं कि F=R/2 किस प्रकार प्रमाणित होता है, मैं इसको समझाऊंगा। इसी तरह से अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में, और सभी जो है मैं एक एक प्रश्न को समझाते जाऊंगा और आपका फेयर को मैं बहुत ही हेल्दी बनाने जा रहा हूं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इस चाणक्य परिवार से जुड़े रहेंगे। चाणक्य परिवार से जुड़ करके हमारे साथ मेहनत करें। मैं आप लोगों के लिए, हमारा पूरा टीम आप लोगों के लिए कार्यरत है, और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी एक अच्छा विद्यार्थी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आप जो है इसका फेयर अवश्य तैयार करेंगे, और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। आप अपने सीनियर से इस विषय पर डिस्कशन कर सकते हैं, जो आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन या आपके कोई रिलेटिव्स हों जो कि अभी मैट्रिक दे चुके हों, तो आप उनसे डिस्कशन करेंगे कि कितना ज़रूरी होता है जो एक अच्छा नोट्स, और ये मैं आपको बनवा रहा हूँ ऑनलाइन के मार्फत से। आप इसको मिस नहीं करेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को एज ए होमवर्क आप इसको पूरा करेंगे। आई होप आप लोगों को निश्चित रूप से ये क्लास पसंद आ रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।